नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जमी पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में वहां के मूल निवासी पंडित पिछले 4 दशक से अलगाववादियों या यूं कहें कि आतंकवादियों के टारगेट पर रहे हैं। सैकड़ों ऐसे मामले सुनने और देखने में आए हैं जब आतंकवादियों ने बेकसूर पंडितों को गोलियों से दिन दहाड़े भून दिया। हालांकि 90 के दशक के बाद हजारों पंडित अपनी पुश्तैनी जायदाद और घर बार को छोड़कर खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए जम्मू या दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर गए। बावजूद दहशतगर्दी के बीच भी कुछ हिंदू परिवारों ने घाटी को नहीं छोड़ा, मगर धारा 370 हटने के बाद वो बचे कुचे परिवार भी आतंकवादियों के निशाने पर आ गए। इस बार न केवल पंडित आतंकवादियों का निशाना बन रहे हैं, बल्कि दूसरे प्रदेशों से आए दूसरे हिंदू भी उनके टारगेट में आ गए हैं। इस बात की पुष्टि पिछले 1 साल में हुई घटनाएं भी करती हैं। जी हाँ, पिछले 1 साल में 24 निरीह लोगों की यह लीला इन्हीं आतंकवादियों ने छीन ली। बहरहाल सबसे दुखद पहलू यह है कि धारा 370 की समाप्ति और भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बाद भी ये टारगेट किलिंग का सिलसिला थमता नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह सब धारा 370 को हटाने के विरोध कर रहे अलगाववादी इसलिए कर रहे हैं कि लोग दूसरे प्रांतों के दहशत में कश्मीर में बसने की गलती न करें, या फिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक है। आज जनता मांगे जवाब में खास पेशकश में हम इसी गंभीर विषय पर बात करेंगे कि फिर निशाने पर कश्मीरी पंडित क्यों। तो मैं भारत का नागरिक हूं, क्या सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी? ये उन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के सवाल भी हैं और दिल का दर्द भी, जो इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। हिंदू परिवार आतंकवादियों के टारगेट पर है कश्मीर में, चाहे वो व्यवसायी हों अथवा सरकारी कर्मचारी, या फिर 2 जून की रोटी कमाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले दिहाड़ी मजदूर। यदि वो हिंदू हैं तो सुरक्षित नहीं है। आतंकी खतरा उन पर हमेशा ही मंडराता रहता है। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां कश्मीर घाटी में सरकारी विभागों में काम करने वाले 56 कश्मीरी पंडितों की सूची लीक हो गई है। यही नहीं, वो सूची आतंकवादियों के भी हाथ लग गई है। इस सूची को आतंकी संगठन से जुड़े ब्लॉग पर शेयर किया जा रहा है, जिसको लेकर सूची में दर्ज कश्मीरी पंडितों को धमकाया जा रहा है। दरअसल लश्कर ए तौबा से जुड़े संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF के ब्लॉग लिंक पर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सूची साझा कर दी गई है। इस लिस्ट में 56 कश्मीरी पंडितों के नाम हैं, जो प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत काम कर रहे हैं। आतंकी संगठन TRF के ब्लॉग में भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो 6000 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि 2010 से प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत 5000 पंडितों की भर्ती की जा चुकी है। हालांकि इससे पहले से ही घाटी में रह रहे पंडित आतंकियों की हिट लिस्ट में रहे, मगर अब टारगेट किलिंग की शुरुआत हो गई है। ऐसे में भाजपा की माने तो कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों की लीक हुई सूची की जांच जरूरी है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाने के बजाय महज स्थानीय पुलिस महकमे ने नई SOP जारी कर इतिशी कर दी। नई SOP में कहा गया है कि उन्हें ड्यूटी से बाहर रहते हुए भी सतर्क रहना है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के विभिन्न संगठनों के बीते 1 साल के दौरान घाटी में आतंकवादियों द्वारा 24 कश्मीरी और गैर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की गई। अब मामले में सियासी एंगल की बात करें तो PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने ही कश्मीरी पंडितों की जानकारी लीक की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का विवरण कैसे लीक हो गया, जिसके कारण उन्हें धमकियां मिल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, तो वहीं भाजपा का तर्क है कि आतंकवादियों को स्पष्ट पता है कि कौन कहां तैनात है। सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। यह पता करना चाहिए कि ऐसे समय में किसने सूची लीक की है, जब घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं
जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से हैं डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं, जम्मू कश्मीर से पीडीपी नेता फारूक इंकलाबी जी हैं, जम्मू कश्मीर से ही कश्मीरी पंडित सुनील पंडिता हैं और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी दिल्ली से जुड़े हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंडिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है जी। खैर, आप तो वहीं रह भी रहे हैं, जम्मू में हैं आप? सर, एट प्रेजेंट हम जम्मू में माइग्रेंट कॉलोनी जट्टी में। जी, एट प्रेजेंट हम जम्मू में माइग्रेंट कॉलोनी जट्टी में है। जी जी। एक बार सबसे बड़ी कॉलोनी, जो एक सबसे बड़ी कॉलोनी है कश्मीरी माइग्रेंटों की। जी जी। ये अभी तक तो खैर धारा 370 हटने के पहले बहुत लोग तो चले गए, 80% 90% लोग चले गए वहां से, कश्मीरी पंडित। जो बचे थे 10%, क्या धारा 370 हटने के बाद वो जानबूझकर टारगेट किलिंग के उसमें दायरे में आ गए हैं? सर, ऐसा तो नहीं है कुछ, लेकिन कहानी जो है कुछ बेसिकली जो है ना, सबसे पहले मैं आपके चैनल का जो है बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने कम से कम जो है एक आम कश्मीरी पंडित की बात जो है पूरे देश में रखी है। जी। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स था जी उसकी वजह से जो है हम लोग आज सफर कर रहे हैं। जी। सन 1990 से लेकर आज तक जो है हम पे जो है खाली सियासत चली गई, कुछ काम हुआ नहीं है। सरकारें आती गई जाती रही, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं है। जब से हमने बीजेपी को जो है तन मन धन से जो अपना सहयोग दिया था सन 1990 से लेकर आज तक जो है हमने हर जगह पर जो है बीजेपी को ढूंढा था कि वो हमारा कुछ ना कुछ समाधान करेगी। लेकिन एक इतिहास बोलता है कि जब जब भी बीजेपी की सरकार रही है तब तब जो है कश्मीरी पंडित को जो है पलायन होना पड़ा। आप 1990 से लेकर आज तक जो आप स्टोरी निकालेंगे सर जी, तब तब जो है कश्मीरी पंडित को जो है कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा। लेकिन धारा 370 से पहले कुछ माहौल और था कश्मीर का, लेकिन धारा 370 और आपकी कश्मीर फाइल के बाद जो है कश्मीर का माहौल जो है कुछ और हो गया, क्योंकि हम लोग वहां पर मराठी में रहते हैं। जी। जैसे ही पूरे देश में कहीं पर कोई इस तरीके की बात होती है, जिस तरीके के एक हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है, तो हम लोगों को जो है वहां पर भुगतना पड़ता है। क्योंकि मुझे याद है जब हम 1990 में कश्मीर से निकले थे, उस समय भी जो है ऐसे हालात थे कि हकीकत में जो है कि भाई ने भाई को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ। मतलब वो स्लोगान चलते थे कि नाले तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आजादी, आजादी का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल अल्लाह, अजगर शासन पाकिस्तान बटोवर है बट इंसान। मतलब इट मीन्स कि हमें पाकिस्तान चाहे कश्मीरी पंडितों के बगैर पंडितानी के साथ। दैट वाज द स्लोगन एट दैट टाइम। बट वेयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो भारत सरकार इस समय भी जो है कहती है कि जम्मू कश्मीर हमारा है और हम जम्मू कश्मीर के हैं, उसके बाद यदि ऐसी कोई हरकत होती है, देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है हर एक इंसान को रहने का हक है, कि जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर जो हर समय जो है जुल्म पे जुल्म हो रहा है, क्योंकि अगर भारत में कहीं पर भी कुछ बात होती है तो हम पे जो है कश्मीर में असर पड़ रहा है। आपने धारा 317 हटाया, उससे पहले भी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ था, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है। मर्जी तो बात वो होनी थी कि अगर हकीकत में भारत सरकार के दम था, हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर दम था, 56 इंच के सीने में दम था, तो आज ये पीओ को ले आते अपने पास। लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित आज के डेट में भी कश्मीर में रह रहे हैं, उनको जो है गोलियों का शिकार बनना पड़ता है। उसके बाद जो है इस प्रेजेंट सरकार में उनके ऊपर शलिंग की जाती है, शेखपुरा में उनको बंधक बनाया जाता है। मिलिटेंट जो है वो घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई अब तक भी जो है कोई एक्शन नहीं की जाती है। इवन मेरे जैसे आदमी, मैं 2-2, 3-3 महीने जो है कश्मीर में रहता था, लेकिन इस साल मैं भी नहीं गया, क्योंकि पहले ये पता होता था कि उस गांव में मिलिटेंट है, वो कुछ अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आज कोई पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या कौन है, कौन मिलिटेंट है कौन नहीं है। क्या आप देख सकते हैं जैसे राहुल भट्ट की शहादत हुई है, उनको ऑफिस में ही, जिस ऑफिस से जस्टिस मिलती है लोगों को, उस ऑफिस से जो उनको मारा जा रहा। तो आप मुझे बताइए, हम लोग अगर आज के डेट में जाएंगे तो कहाँ हम लोग सुरक्षित है? और भारत सरकार जो पार्लियामेंट में इतने जो है दावे कह रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो झूठ है, क्योंकि कुछ मीडिया चलने जो है वो भी नहीं चाहती है कि कश्मीरी पंडित को जो है एक्चुअल फिगर में बाहर लाना।
क्योंकि ये पूरे देश को पता चलना चाहिए कि कश्मीरी पंडित के साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है और हुआ क्या है। जी बिल्कुल सही कहा। मतलब धारा 370 हटने के बाद जो बच्चे कुचे हैं उन पे भी और ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि 24 टारगेट किलिंग हो चुकी है इस साल, उसमें और ज्यादा खतरा मंडरा रहा। एब्सोल्युटली सर, धारा 370 से पहले जो है हम लोगों ने खुद ही कश्मीरी पंडित ने एक बेस बनाई थी कि जो दूरियां हुई थी कश्मीर में हम लोगों के साथ, हिंदू और मुस्लिम के साथ, वो हम लोगों ने एक ब्रिज बना के जो है क्लोज किया था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद और कश्मीर फाइल आने के बाद उसके बाद जो है काफी दूरियां और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पैकेज के लोग जो गए थे कश्मीर में वो एक ब्रिज को जो है क्लियर करने मतलब साथ साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश के पॉलिटिशियन है उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर वापस जाए। मुझे नहीं लगता है कि उनकी नीति इस पर साफ है। नहीं तो मजाले बनता है कि आज 56 आदमियों का लिस्ट जो है किसी मिलिटेंट ग्रुप ने जो है क्या उसको जो है इश्तिहार में छपा दिया, सोशल मीडिया में चला दिया। उसके बाद जो आज तक जो भारत सरकार चुप है, हमारी गवर्नमेंट जो चुप है। और इसमें मैं ये मानता हूँ जो हमारे एलजी साहब इस समय प्रेजेंट एलजी साहब जो है मनोज सिन्हा साहब, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो तुरंत उनको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आए तब से जो है कश्मीरी पंडित जो है खतरे में ही जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से सतपाल मलिक साहब ने काम की थी, मुझे लगता है ऐसे गवर्नर की जरूरत है यहाँ पर। जी जी, हमारे साथ पीडी फारूक इंकलाबी जी हैं, पीडीपी नेता जी। फारूक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। फारूक जी, जैसा कि हमारे कश्मीरी पंडिता जी बोल रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद से जो एक हिंदू और मुस्लिम जो बचे थे हिंदू, उनके बीच एक ब्रिज बन गया था, भाईचारा की बात हो गई थी। लेकिन धारा 370 और कश्मीर फाइल पिक्चर बनने के बाद से वो फिर से वो दूरियां बढ़ गई हैं। आप क्या मानते हैं? मैंने बिल्कुल सुनील पंडिता जी को बड़े गौर से सुना है। उन्होंने हकीकत बयान की है और भारतीय जनता पार्टी का फेलियर जो है वो बयान किया है कि किस तरीके के साथ उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से आज जम्मू कश्मीर में न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि यहाँ के तमाम शहरी जो है, तमाम लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। जहाँ तक कश्मीरी पंडित भाइयों का सवाल है, इनके जो एम्प्लॉइज हैं जो स्पेशल पैकेज के तहत जिनकी रिक्रूटमेंट हुई थी और अलग अलग जगहों में कश्मीर में उनको जो है उनकी पोस्टिंग हुई थी, उसके बाद सरकार ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। अलग अलग जगहों से अलग अलग जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमेशा से सरकार से ये गुजारिश की है कि हमें कहीं पे सेफ जोन में ट्रांसफर किया जाए या फिर हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ उनको आदत है कि ये अखबारों में टेलीविजन पे बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, लेकिन जमीन पे जो हकीकत है वो सुनील पंडिता साहब ने बिल्कुल बयान की है। इस वक्त कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं और बहुत ही मेहनत के साथ और काफी अरसा लगा था कि हमारा जो गैप है वो बीच में ना रहे। हम पहले भी एक थे और इंशाल्लाह आज भी हैं, आगे भी रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश है कि वो जम्मू कश्मीर में जो है इस किस्म के हालात पैदा करें कि यहाँ के हालात को दिखा के पूरे हिंदुस्तान में जो है वो 2024 यानी 2024 के इंतखाबात जो है वो जीतना चाहते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडितों को टारगेट किलिंग बनवा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो है कश्मीरी पंडित भाई जो हैं इस वक्त उनको एक किस्म से ना जो हम कहते हैं बलि का बकरा जो है वो बनाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके के हालात बने और इनके नाम पे जो है पूरे हिंदुस्तान से वोट बटोरे जाएं और आने वाले इंतखाबात में फिर से जो है वो गद्दी पे कब्जा करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं, तो ये मार कौन रहे हैं? आतंकवादी कौन है जो इनको टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हमेशा से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो रेडिकलाइज हो रहा है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है। तो रेडिकलाइज कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो सेंटर में बैठ करके आए दिन कोई ना कोई ऐसा फैसला लेते हैं जम्मू कश्मीर के लिए कि जो यहाँ की आवाम को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता है। हमसे रियासत का दर्जा छीना, हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस छीना। आज की डेट में हमें जम्मू कश्मीर के आवाम को भारतीय जनता पार्टी ने एक किस्म से गुलाम बना के रखा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं
इस वक्त वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, जिस तरीके के साथ हमारे बाकी लोग रहते हैं उसी तरीके के साथ ये भी रहें, क्योंकि कश्मीर इनका है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम सब का है। फारूक जी, मैं आपसे ये सवाल, ये हैं कौन लोग जो मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, कौन लोग? ये कश्मीर के ही हैं कि बाहर के हैं? देखिए, मैं ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप को 8 साल 10 साल हो गए हैं मरकज में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि आपका सिक्योरिटी का फेलियर है कि आप बड़े बड़े दावे करते हैं। आप जब टेलीविजन पे बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने हालात जो है वो ठीक कर दिए हैं, बेहतर हो गए हैं। और आज हालत ये है कि हमारे आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन किलिंग नहीं होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। वो कोई भी हो मारने वाला, वो पाकिस्तान से आता हो, पीओके से आता हो, यहाँ का कोई भी हो, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो फेलियर जो है वो हुकूमत का है जी। हुकूमत जो है वो यहाँ के शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। इनके कंट्रोल से सारी चीजें बाहर हैं जम्मू कश्मीर में आज की डेट में जी। और एलजी साहब जो है, मुझे लगता है कि लोकल लेवल पे यहाँ से जो मरकज को फीडबैक जाता है वो गलत जाता है कि यहाँ पे हालात ठीक हैं। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। सुनील पंडिता जी ने भी जैसे बताया है, सिर्फ कश्मीरी पंडित भाइयों की बात नहीं है, यहाँ पे तमाम लोगों की सिक्योरिटी का मसला है। कोई भी सियासी जमात के लीडर्स हैं वो खुल के कैंपेन नहीं कर सकते हैं, लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं, और कहीं पे अगर जाते हैं तो गोलियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी जिम्मेवारी मरकजी हुकूमत की बनती है। बिल्कुल सही कहा भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि अगर उनसे जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा है तो यहाँ से एलजी साहब को फौरी तौर पे हटाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देना चाहिए। यहाँ पे इंतखाबात होने चाहिए, यहाँ की सिविल गवर्नमेंट होगी, वो देखेंगे लोगों के धारा 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? जैसे हट गई है, क्या फिर से बहाल होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है धारा 370 को हटाने से। जी, मैं समझता हूँ कि 99% यहाँ के लोग जो हैं धारा 370 जो है हटाए जाने के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी गलती की है यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ फैसला करके, और हमारे लोगों को बड़े बड़े ख्वाब बताए थे इन्होंने कि धारा 370 जो है वो डेवलपमेंट को और जम्मू कश्मीर के बीच में जो मरकज से स्कीमें आती हैं तरक्याती, तो बीच में ये दीवार की तरह काम करती है, इस दीवार को तोड़ना है। तो धारा 370 टूटने के बाद आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कितनी बड़ी तरक्की है। यहाँ का जो यहाँ इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो फारूक जी हम आपके पास आएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर से आएंगे। हमारे सारे सवाल लंबे सवाल हो जाएंगे तो हम गुलरेज जी से उत्तर कैसे ले पाएंगे। हम एक बार जितेंद्र जी के पास चलते हैं, कांग्रेस। जितेंद्र जी, क्या मत है? हालांकि पंडिता जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो भाजपा के साथ रहे हैं, लेकिन जब 1990 में भी हालांकि भाजपा की सरकार नहीं थी पंडिता जी, हाँ समर्थन की सरकार जरूर थी, माने भाजपा के समर्थन में सरकार चल रही थी, बीपी सिंह जी की सरकार थी, तो फिर भी कहीं ना कहीं दोस्त तो है। जी जितेंद्र जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो सुनील पंडिता जी का दर्द आपने सुना जी। इसमें निश्चित तौर पर उनका जो दर्द है वो पूरे देश को मालूम है, और फारूक जी की भी बात आपने सुनी। अब दोषी कौन है ये सवाल उठता है जी। आप ये देखिए, सरकारों का इकबाल जब बुलंद होता है जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होती है जी। सरकारें काम से चलती हैं, जुबान से नहीं चलती जी। इस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा। कश्मीर के मामलों में आप अगर ये चाहते हैं कि कश्मीर में अमन रहे तो वहाँ पर डंडे का शासन आपको चलाना पड़ेगा, कानून का शासन वहाँ पर आपको चलाना पड़ेगा। ये संदेश देना पड़ेगा कि कश्मीर में अब अगर ऑनर किलिंग या टारगेट किलिंग होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मामले में आप पीछे हैं। आप कहते हैं धारा 370 हमने हटा दी, आज भी आप आरटीआई लगा के पूछ लीजिए, धारा 370 जी भी थे, कहीं नहीं हटाई इन्होंने। लेकिन धारा 370 में जो संशोधन किया है इन्होंने, धारा 370 अभी भी कायम है। 35 खा हटाया है। हाँ 35, हाँ मैं बता रहा हूँ। लेकिन धारा 370 को हटाने की बात कहते हैं जो एक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। जो वाकई में है उसको बताना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि आज जब आतंकवादियों को आप हवाई जहाज से छोड़ने जाएंगे तब आप क्या संदेश देंगे कि हम आतंकवादियों को कुचल देंगे?
ये सरकार का ढुलमुल रवैया नहीं है तो क्या है आप बताइए। सरकार आतंकवादियों के साथ क्रिकेट मैच आयोजित कर रही, वहां पर अपने सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान के अधिकारियों को बुला करके दिखा रही है और संदेश क्या दे रही है कि इस देश में 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो मजबूत सरकार है। आपने देखा कि आपका प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया है कभी बिना बुलाए गया है बिरयानी खाने के लिए? ये क्या संदेश जाता है? ये देश में ये संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं, मैं आपको जो सूची लीक हुई है उस पे आए मैं बिल्कुल और मैं कश्मीरी पंडितों पे देखिए आ इनकी जाए। भूमिका तो बताना पड़ेगी सरकार की। अब आप ये बताइए, महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बनाते हो और कहते हो कि हम एक ध्वज एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी समझ में आती कि नहीं आती? मुस्लिमों को टारगेट करते हो, मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री बन जाते हो आप। ये नहीं, इतिहास बहुत मैं पुराना हो आपको गया, कई बता रहा बार हूं त्रिपाठी बातें जी, चली आ गई। गलतियां कहां से शुरू हुई हैं और आज भी आप वही खड़े। आप ये बताइए, महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठा दिया कि सरकार की सूची कैसे लीक हो गई? ये कहीं ना कहीं साजिश को बताती है कि नहीं बताती है? आप ये बताइए। आज कश्मीरियों का कत्ल हो रहा है वहां, कल को और बढ़ेगा और इसके बाद आप क्या करोगे कि दूसरे समाज को, दूसरे धर्म को संरक्षण दे करके दूसरे समाज के लोगों के साथ ये करवाने लगोगे आप ये अभी फारूक जी ने सही कहा कि आप ये बता के देश में माहौल बनाना चाह रहे हैं कि 2024 में फिर सरकार में बैठा जा सके। तो आपकी नीयत साफ नहीं है। आपके अंदर जो संघर्ष और साहस होना चाहिए सरकार का, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कश्मीर का मामला, दो लोग बैठे आपके सामने, सुनील पंडिता जी ने भी स्पष्ट कर दिया, फारूक जी ने भी स्पष्ट कर दिया। मेरा ये कहना है कि क्यों एक ब्रिज बनाया जाता है जिसकी सरकार सहयोग करती है, एक अमन पसंद माहौल बनाया जाता है। आपको बताऊं कि अगर किसी हिंदू का कत्ल होने वाला है वहां, तो पड़ोसी मुस्लिम जो होगा, अगर अमन चैन का वातावरण है, अगर मोहब्बत का वातावरण, तो उसको संरक्षण प्रदान कर देगा। लेकिन जिस तरह की आग आपने लगा रखी है उस पूरे प्रदेश में या पूरे देश में, पड़ोसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, तो ये स्थिति नहीं है। आपको दो तरह के काम करना पड़ेंगे। एक तरफ तो आपको सामाजिक ताने बाने को सुदृढ़ करना पड़ेगा और दूसरा कानून का डंडा चलाना पड़ेगा, तब जाकर के कश्मीर में हालात सुधर पाएंगे। त्रिपाठी जी, मतलब धारा 370 नहीं हटानी जानी चाहिए, नहीं मेरे 370 संशोधित नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल 370 की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने ये कहा कि जो सरकार कह रही है वो कर नहीं रही है। जो इतना अंतर है। 35 जो धारा 35 का और 35 खा है, जी। उसका संशोधन बहुत सारी हैं, क्षणिकाएं उसमें हैं। जी जी जी, लेकिन 35 का और 35 खा मुख्य रूप से हटाई गई है, बिल्कुल, जो मुझे मालूम। बिल्कुल। तो क्या यह नहीं हटाई जानी नहीं, चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह कहना चाहिए कि धारा 370 जीवित है, उसके खंड क्रमांक 35 का और 35 खा को हटाया गया है। चिल्ला रहे हैं कि 370 खत्म कर दी। आज आरटीआई लगा के पूछ लीजिए आप, बल्ब चलेगा आपको कि 370 खड़ी। और ऐसा संशोधन, 2 संशोधन इन्होंने किए, इससे पुरानी सरकारों ने कम से कम 30 संशोधन इस धारा 370 में पहले से कर रखे। आपने कोई अजूबा नहीं किया कश्मीर में। आपका अगर अजूबा होता तो आज दिखाई पड़ जाता। देखिए, फारूक जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि रोजाना डेथ हो रही है, रोजाना हत्याएं हो रही। ये जो 24 आप 26 की बात कर रहे हैं, ये टारगेट किलिंग ये नहीं है, ये रोजाना 1-2 कश्मीरी ब्राह्मणों की, कश्मीरी भाइयों की हत्या की जा रही है। लेकिन कहीं उसको आंकड़े झूठे हैं जो 24 बताए जा रहे हैं। 24 तो आपने बताए हैं, 24 तो सरकार बता रही है, लेकिन जो दूसरे हो रहे हैं उनको स्थानीय स्तर पर लड़ाई झगड़ा, स्थानीय स्तर पर दंगा फसाद बता करके खत्म किया जा रहा है। हकीकत यही है कि वहां प्रत्येक दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, चाहे भले एक उस दिन गिना जाए। लेकिन यह है, कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, कश्मीर में स्थिति बदतर हो गई है, कश्मीर में सुधार करने की दिशा में बहुत काम करने की। 176 आतंकवादी मारे गए हैं अभी तक अक्टूबर में। मैं आपको बता रहा हूं ना कि आज फिर क्यों आतंकवादी निकल रहे हैं, क्यों मध्य प्रदेश में सिमी संगठन निकल रहा है। तो ये तो कारण है ना। अगर आप 8 सालों से सरकार में बैठे हैं, आपने बताइए कि क्या कश्मीर के हालातों में सुधार हुआ है? क्या कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां कम हुई है? इसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ से काम नहीं हुआ। जब भी ये सारे की सारी चीज, देखिए 370 हटाने की जिस दिन बात कही थी उन्होंने, हमने कहा था हम इंतजार करेंगे। आज आप देखिए स्थिति विस्फोटक हो गई कश्मीर में। चल गुलरेज साहब जी, मुझे सवाल करने की आवश्यकता है क्या? हम तो सिर्फ जो सुनील पंडिता जी ने कहा है कि हम 90 से बीजेपी की जब भी सरकार आई है तब वहां के कश्मीरी पंडित खतरे में आए हैं, जबकि वो बीजेपी का तन मन धन से समर्थन किया उन्होंने, पहले थे और अब और हो गए। देखिए, जहां तक सुनील जी की बात है उनको जरूर जवाब दूंगा मैं। हालांकि
जितेंद्र जी और फारूक जी की जो बातें हैं वो प्योरली पॉलिटिकल है, जी। तो उसको मैं बात का जवाब देना भी सही नहीं समझता जब बातें लोगों की जान के ऊपर हों। और बड़ी दुख की बात है जो सूची जारी हुई है वो कैसे लीक हुई है, ये इसके ऊपर डेफिनेटली जांच भी होगी, हुआ तो सीबीआई की भी जांच होगी और चीजों को आपके पटल पर भी और जो सामाजिक पटल पर भी लाया जाएगा कि कौन लोग थे जो जिम्मेदार थे। हो सकता है कि कुछ महकमे के ही लोग हों जो गलत सहनी की बदजहनी की वजह से, बुरी विचारधारा की वजह से इस प्रकार के काम किए हो। थोड़ी तो आवाज एक आपकी बार धीमी आ रही गुलरेज साहब, थोड़ी धीमी आ रही। जी थोड़ा मेरा गला भी खराब हो रहा है, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सूची लीक हुई है ये बड़ी बुरी बात है, बड़ी चिंता की बात है और दुख की बात है। अब ये कैसे लीक हुई है इसके ऊपर विस्तृत जांच होगी, हुआ तो सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी ताकि मालूम पड़े कि कौन दोषी है। हो सकता है कि विद इन द गवर्नमेंट ऑफिस ही कुछ ऐसे लोग हों जो नहीं चाहते हो कि कश्मीर में चैन अमन रहे, तो उनको भी एक्सपोज करना जरूरी है ताकि जो इनसाइड द डिपार्टमेंट मोल्स होते हैं उनको भी चिन्हित किया जा सके। जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात है, डेफिनेटली सरकार जो है वो चाहती है कि उनको स्थापित किया जाए और अभी तो ये जो भी नाम लीक हुए हैं डेफिनेटली इनको सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी और इसके ऊपर जो कुछ भी करना है वो गवर्नमेंट करेगी। मनोज सिन्हा जी वहां पर है और चूंकि हमने उनका काम देखा है दिल्ली में भी कि बतौर रेल मंत्री भी किस प्रकार से उन्होंने काम किया था, तो उनको एक अच्छे मैनेजर की तरह माना जाता है जिनका मैनेजमेंट बड़ा पुख्ता होता है, वो चीजों का एग्जीक्यूट करते हैं। तो मुझे अपेक्षा है कि एलजी महोदय ने भी इस चीज पर ध्यान दिया है। और जहां तक 370 को हटाने के बाद की बात थी, ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, अब आप ये समझिए जी कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो आतंकवादी ये काम कर रहे हैं, वो अब उनमें इतना भी माददा नहीं बचा है कि वो आर्म फोर्सेस के ऊपर या कोई इस प्रकार की आतंकवादी घटना जो पहले बम विस्फोट हुआ करते थे वो सब कर पाए। अब ये इस हद तक गिर गए हैं कि जो जितनी उनकी शक्ति बाकी है वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं लोगों पर, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ ही दिनों में ये करने के लायक भी ये लोग नहीं बचेंगे। वैसे भी जो शेल्फ लाइफ होती है आतंकवादियों की इतनी कम हो चुकी है कि सीमा के उस पार अब लड़के भर्ती करने को नहीं मिलते हैं और मुट्ठी भर जो टेररिस्ट है उनको भी हंट डाउन किया जा रहा है। देखिए, अभी भी आप कह रहे हैं 134 सरकारी रिकॉर्ड में 134 एक्टिव आतंकवादी हैं अभी भी। मैं बोल रहा हूं ना ये बात, मतलब अभी भी हैं, हजारों में हुआ 83 करते थे। विदेशी हैं, विदेशियों को तो खोज सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये आंकड़े जो थे ये हजारों में हुआ करते थे, जो अब मुट्ठी भर बच्चे हैं और इनको भी हंट डाउन किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस रख रही है मोदी सरकार आतंकवाद के लिए। लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द तो ये है कि भाई हम तो जब भी आपकी सरकार आई है उन पे आतंकवादियों का साया आ गया है। देखिए, ये हो सकता है कि अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे हो, क्योंकि हमारी सरकार जब भी आई है हमने चरमपंथ और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और जब सख्त कार्रवाई होती है तो वो इस तरह की प्रतिक्रिया शायद आतंकवादी करते होंगे, अपने को भड़ास इन लोगों पर, गरीबों पर निकालते होंगे, कमजोरों मजलूमों पर निकालते होंगे, लेकिन जो आतंकवाद का जो दानव है उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करी है। हमने कभी अपीसमेंट नहीं किया कि हम हुर्रियत वालों के गले में गलबहियां करते हो या प्रधानमंत्री भवन में बिठाकर उनको खाना खिला रहे हो, ये कभी नहीं किया हमने। चलिए, हमारे साथ अनुपम जी हैं। अनुपम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी, अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही थी, हालांकि सुनील जी का दर्द बया हुआ है, बाकी पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात है। इसका सलूशन क्या है, समाधान क्या है अनुपम जी? सुनी, सारे सम्मानित सदस्यों की बातें सुनी हैं और पंडिता जी का दर्द भी समझ में आया है जी। लेकिन एक चीज हमको ये जरूर समझना पड़ेगा कि आतंकवाद एक ऐसा बड़ा नासूर है कश्मीर में जिसको आप रातों रात क्लियर नहीं कर सकते हो जी। हालांकि हमने बहुत तेज प्रगति करी है। डिफेंस फोर्सेस ने जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन अंजाम दिए हैं, दो साल पहले जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, उस समय J&K के अंदर 80 टॉप कमांडर्स थे जो कि एलईटी, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। आज की कंडीशन क्या है, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 3-4 दिन पहले आया हुआ बयान है, जो कि नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं आर्मी के।
उनके मुताबिक आज की तारीख में सिर्फ एक एक्टिव कमांडर बचा है इन सारे संगठनों को मिलाकर के, और उसका नाम है फारूक नल्ली, और फारूक नल्ली भी आर्मी के रडार में है और जल्द ही शायद आपको उसको भी एलिमिनेट होते हुए आप उसको देखेंगे। इसके अलावा 2 आतंकवादी और हैं जो कि अब पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुके हैं, जो कमांडर रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी जो विचारधारा है शायद वो बदल रही है, या फिलहाल वो आर्मी के रडार में हैं, लेकिन वो ऐसी किसी गतिविधि में नहीं पाए जा रहे हैं जो कि आतंकवाद को फैला रही है। यानी चीजें इंप्रूव हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र द्विवेदी जी के बयान के अलावा अगर आप एडीजीपी ऑफ कश्मीर विजय कुमार जी के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उन्होंने भी साफ कहा है कि पिछले 1 साल के अंदर ही 119 आतंकी मॉड्यूल को बस्ट किया गया है कश्मीर के अंदर, और अब जो आतंकी वहां पर बचे हैं उनको सेनाओं ने, सुरक्षा एजेंसियों ने 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक पीर पंजाल घाटी के उत्तर की ओर यानी कश्मीर वैली वाले आतंकवादी, और एक पीर पंजाल के साउथ के जो भी आतंकवादी, इन सबको चिन्हित किया गया है। लेकिन एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा, इस सारी सियासी घमासान के बाद जब हम हकीकत को देखते हैं तो हकीकत ये कहता है कि टेररिस्ट ने भी अपने जो काम करने के तरीके हैं उनमें बदलाव किया है। अभी जो आप एक टारगेट किलिंग देख रहे हैं ये सीधे सीधे एक नया फंडामेंटल है जो कि पहले नहीं देखा गया था, और इससे भी इसको भी हम टैकल कर रहे हैं। जिस तरह से आतंकवादियों की संख्या में कमी आ रही है, आप देखेंगे कि जैसा एडीजी विजय कुमार खुद कह रहे थे कि 2 साल और इंतजार करिए, 2 साल के बाद आपको कश्मीर के अंदर किसी भी तरह का आतंकवाद नहीं दिखाई देगा। तो मैं भी उनकी इस बात से एक पॉजिटिविटी लेता हूं, और मुझे लगता है कि ये चीजें सच होंगी, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी गहरी जड़ जमा चुका था कश्मीर के अंदर जिसको आप रातों रात एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अब जरूरत है कि सियासतदानों को भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान देना चाहिए। टारगेट किलिंग एक ऐसा चीज है जिसको आप केवल सुरक्षा एजेंसियों के मातहत नहीं रोक सकते, इसमें आवाम को भी सुरक्षा एजेंसियों का साथ देना पड़ेगा। तो ये एक जैसा मैं कह रहा हूं कि आप कश्मीर की स्थिति को सुधार सकते हैं, बशर्ते कि इसमें जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, या फिर वहां की आम आवाम हो, सबको मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। और पॉजिटिविटी आ रही है, समय लग रहा है, लेकिन हमको इतनी जल्दी हताश नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जी 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 हमारे साथ विश्लेषक है राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री जी, आखिर सब चीज़ें मान लें कि हाँ ठीक है 2 साल और लगेंगे, हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, अलग अलग कुछ विचारधाराएं भी हैं, पीडीपी के से हमारे फारूक जी कह रहे हैं कि नहीं धारा 370 बहाल होना चाहिए। इन सब के बीच में इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो जितेंद्र जी के जवाब से पंडित जी और फारूक साहब हुए होंगे, क्योंकि धारा 370 उनके अनुसार हट गई है जी, लेकिन जितेंद्र जी बता रहे हैं कि धारा 370 कायम है जी, तो उनको तो खुश हो जाना चाहिए कि धारा 370 कायम है, और वो जो कुछ उसकी आलोचना कर रहे थे जी, वो खामखा में कर रहे थे जी। और जहाँ तक वहाँ की राजनीतिक स्थिति की बात है त्रिपाठी जी, तो तथाकथित रूप से 370 और 35 से हटने के बाद वहाँ जिस प्रकार से जो गतिविधियाँ चली हैं और जिस तेज़ी से आप देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग क्यों हो रही है। इससे पहले टारगेट किलिंग आपने पहले कभी सुना नहीं होगा जी। वो इसलिए हो रहे हैं कि जिस तेज़ी से आतंकवादियों को वहाँ पे एलिमिनेट किया गया, और जितनी बड़ी संख्या में अब आप ये भी नहीं सुनते होंगे कि वहाँ पत्थरबाजी हो रही जी, जितनी बड़ी संख्या में पहले होती थी। तो जो वहाँ परिवर्तन आए हैं और आतंकवादियों की संख्या घटी है, जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब एक ही उनका कमांडर बचा है, तो बाकी सब समाप्त किए गए हैं। तो उसकी वजह से जो बौखलाहट है उसके कारण ये टारगेट किलिंग जो शुरू की है जी। और यदि आप अनुपात देखें तो 1 साल में 24 टारगेट किलिंग हुई है, जिसमें हिंदू, जिसमें कश्मीरी पंडित भी हैं और गैर कश्मीरी पंडित जो हिंदू हैं उनको मारा गया जी। और जो एलिमिनेट हुए हैं आतंकवादी उनकी संख्या 176 है जी। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जितना वहाँ पर किया जा रहा है और जो विकास के जो वहाँ कार्य चल रहे हैं और जिस प्रकार से गुरेज और घाटी और वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनके लिए जितने प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनके जो वहाँ स्थानीय जो चीज़ें बनती हैं उनको आगे बढ़ाने का, तो उससे बहुत ज़्यादा जो जहाँ पर डीप कश्मीर, जहाँ घाटी जिसको बोलते हैं, वहाँ जिस प्रकार से जो आतंकवाद फैल रहा था, इन सब कामकाज बढ़ाने की वजह से वहाँ पर काफ़ी बदलाव आ रहा है। एक बौखलाहट और है इन आतंकवादियों में, वो आप जानते होंगे कि
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो बात है, तो वो बौखलाए हुए इसलिए भी हैं कि जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, और भी जो देश हैं, वो जो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कश्मीर में जी। एक बहुत बड़ी सितारा होटल जो है यूएई के सहयोग से बन रही है, और ये जो इन्वेस्टमेंट जो मुस्लिम देशों से जो आ रहा है, उसकी वजह से भी बौखलाए हुए हैं, और उनको सूझ नहीं पड़ रहा कि क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दायरा कसा हुआ है हमारी सेनाओं का वहाँ पर। तो जो स्थितियाँ बन रही हैं वो भी, और 1990 में जो एक्सोडस हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, उसके बाद जो कश्मीरी पंडित गए तो बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में बस गए, कुछ जम्मू में बस गए, कुछ दिल्ली में बस गए, और देश के विभिन्न भागों में बस गए, और वहाँ पे उनके खाने कमाने की जो व्यवस्था बन गई, तो अब वो कश्मीर में आना भी नहीं चाहते। जितने लोग कश्मीर के बारे में जो ज्ञान व्यक्त करते हैं, आ रहा हूँ सुनील जी, आपके पास आऊँगा मैं अभी जी। जितने लोग कश्मीर के बारे में, कश्मीरी पंडितों के बारे में ज्ञान बताते हैं, वो वहाँ पर रहते ही नहीं जी। और वहाँ आते भी बहुत कम हैं। तो इसलिए जो वहाँ पे बदलाव हो रहा है कश्मीरी पंडितों की ज़िंदगी में, और ये जो घटना जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, 56 जो वहाँ पर जो सूची जो वहाँ के कर्मचारियों की जो आई है, उसकी जांच तो होगी जी। और ये कह देना कि ये गवर्नमेंट ने वहाँ पर लीक कर दी है, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। गवर्नमेंट क्यों लीक करेगी? गवर्नमेंट के अंदर बैठा कोई मुलाजिम होगा, कोई मुलाजिम होगा, क्योंकि अभी भी आतंकवादियों के बहुत से जो है सिंपैथाइजर जो है गवर्नमेंट में मौजूद हैं। और आपने बीच में सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों को बर्खास्त भी किया गया है, जिनकी पहचान हो पाई उनको बर्खास्त किया है। तो देखने वाली बात है कि जांच में ज़रूर सामने आएगा और वो पकड़े जाएंगे जिन्होंने भी ये किया है जी। तो सरकार उस पर जरूर अंकुश लगाएगी त्रिपाठी जी, ऐसा मुझे लगता है। क्या श्रीवास्तव जी कभी समय ऐसा आएगा, जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, 2 साल बाद पूरी शांति हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि पूरी शांति हो जाएगी? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, उसका जवाब तो हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने खुद ही दे दिया कि जो काफ़ी जो अभी जो टॉप कमांडर थे उनकी संख्या कम हो गई, लगभग 1 उन्होंने बताया। और लेकिन एक चीज़ और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दिया। स्ट्रैटेजी बदलने का मतलब ये हो गया कि अब वो टारगेट किलिंग की तरफ बढ़ गए हैं, उनका काम करने का तरीका बदल गया। तो आप अभी आज की डेट में यह मान लेना कि 2 साल में ये हो जाएगा। हाँ, नियंत्रण हुई है वहाँ की स्थिति, लेकिन हमें यह लगता है कि अभी इस पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात आप समझिए, आप सुनील पंडिता जी का भी बयान आपने सुना, दर्द सुना। उन्होंने जो कहा कि 90 के पहले उनके बीच जो एक दूसरे 2 कश्मीरी पंडितों और वहाँ एक के ब्रिज था। हाँ जी। वो मेरे ख्याल में है कि उसको भी कायम करना बहुत ज़रूरी है। केवल डंडे के जोर से ही व्यवस्था नहीं चल सकती है। जी। देर सवेर कल चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद एक लोकप्रिय सरकार बनेगी, तो ले दे के यह है कि वहाँ पर कोई एलजी का शासन नहीं होगा, वहाँ की स्थानीय सरकार होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को आपस में मिलाना पड़ेगा, लोगों के बीच में एक जो सामंजस्य बनाना पड़ेगा, तब जाकर के जो बात कह रहे हैं अनुपम तिवारी जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे, तो हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता और इतना जल्दी कोई परिवर्तन हो सकता है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतने लोगों का नाम जो लीक हुआ है, तो ये फेल्योर किसका है? ये जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये हुकूमत का ही है। हाँ, हुकूमत का। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे कह देते हैं कि वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, कुछ लोग कर दिए होंगे। ये बड़ा गंभीर मामला है और उस पर 56 लोगों के जीवन का प्रश्न है और इस पर काम होना चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, जो एक तरह से इस दिशा में ले जाता है कि आप अभी उतने ज़्यादा सख्त नहीं हैं और आपकी कसावट प्रशासन पर पूरी नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा। सुनील जी, आपके पास आ रहा हूं मैं एक बार फिर से। मैं फारूक जी के पास चलता हूं। फारूक साहब, क्या धारा 370 जो भी है, यानी 35 खा धारा 35 का को हटाए बिना, माने जैसे हटा दिया गया है, क्या कभी हिंदू और मुसलमानों के बीच में, सीधे मैं कह रहा हूं, वहां ब्रिज बन पाएगा? कभी भाईचारा बन पाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान जी ना, इनके दरमियान आपस में इत्तेफाक है, इनका भाईचारा है, इतना पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा।
मैंने पहले भी कहा था और अभी भी यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये उनकी साजिश है। और आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनको 10 साल हुकूमत में हो गए हैं। 10 साल में अगर ये जम्मू कश्मीर में कुछ बदल नहीं पाए हैं तो इनको 50 साल आप और दे दीजिए, ये जम्मू कश्मीर में कुछ बदल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी इनकी गलत पॉलिसी ये है कि यहाँ की आवाम के साथ ये बात नहीं करते हैं। जैसे कि एक नहीं फारूक साहब, थोड़ा एक सवाल यहाँ है, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी का ये साजिश है, तो 1990 में जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे, वो क्यों, कैसे मजबूर हो गए थे? देखिए तब भी उस वक्त भी वीपी सिंह की हुकूमत थी, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मरकज में है और इतनी बड़ी ताकत में है कि आज इनको ये कहना पड़ रहा है कि अभी हमें 2 साल और लगेंगे जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने में। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी नीयत साफ हो तो 2 साल नहीं बल्कि 10 दिन का काम है। लोगों के साथ बात करनी है, लोगों के मसाइल सुनने हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करने हैं, न कि आप लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ फैसले करें और उसके बाद आप ये उम्मीद रखें यहाँ के हालात बेहतर होंगे, यहाँ के आपसी भाईचारे जो है वो कायम रहेंगे। बहुत मुश्किल है। लेकिन फारूक जी, बीजेपी की सरकार थी, समर्थन से थी, लेकिन गृह मंत्री तो मुफ्ती जी थे और वो बीजेपी के नहीं थे जब ये सब हुआ है। मैं कह रहा हूँ, मैं देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट होती है, वहाँ पे एक शख्स कुछ नहीं कर पाता है। मुफ्ती साहब थे, जो ऊपर से डायरेक्शन आई होगी, जो भी हुआ होगा, चलो उस वक्त जो भी। आज मेरी बात सुने आप, आप आज की बात करें। आप आज आपके पास फुल मेजॉरिटी है, आपको 10 साल हो गए हुकूमत में, 10 साल में आप जम्मू कश्मीर में कुछ बदल नहीं पाए। आप देखिए डंडे से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। आप 10 लाख के बजाय 20 लाख 30 लाख यहाँ पे फौज बिठाएंगे, उससे अमन बहाल नहीं होगा जब तक आप लोगों के दिल नहीं जीतेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है 370 नहीं हटना चाहिए, वापिस आना चाहिए, बहाल होना चाहिए, तो बहाल होना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं करवा रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा इस वक्त इनके खिलाफ है, इनके सभी फैसलों के खिलाफ है। और जो ही इलेक्शन होते हैं भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर से पार करेंगे लोग। और ये अभी यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते हैं। इतने साल हो गए यहाँ पे एलजी का राज है, क्यों है? यहाँ पे क्या पॉलिटिशियंस नहीं है? यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है? यहाँ के लोगों को वोट का राइट नहीं है क्या? तो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को डर है अगर यहाँ पे इलेक्शन होते हैं सिविल गवर्नमेंट होगी, भारतीय जनता पार्टी लखनपुर से पार यहाँ आने नहीं देंगे यहाँ के लोग, इनको सारा पता है। अब ये अपना जो फेलियर है उस पे पर्दा डालने के लिए, ताकि हम 2024 में हिंदुस्तान में लोगों के बीच में जाएं, हम 370 का ढोल बना के बजाते रहें। हमने 370 हटाया है, 35A हटाया है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इस वक्त अमन में हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। 4 लोग इन्होंने रखे होते हैं यहाँ पे टीवी पे बयान देने के लिए, इंटरव्यू लेते हैं उनका, उनसे पूछते हैं बताइए जी जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, वो कहते हैं बिल्कुल बेहतर है। लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं तो बिल्कुल फारूक जी हमारे साथ थोड़ा गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुलरेज जी थोड़ा संक्षेप में। देखिए ये फारूक साहब ने जो बातें की बड़ी बेवकूफी वाली बात की कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो गृह मंत्री थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वीपी सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री थे। अरे भैया वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, कम से कम अपनी बेटी को संभाल लेते। अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाया वो आदमी, वो देश का गृह मंत्री बनकर बैठा था। तो फिजूल की बातें मत करिए। जो आप बोल रहे हो कि 10 दिनों के अंदर कश्मीर की हालत ठीक हो जाएगा, नीयत सही हो तो फिर नीयत सबसे खराब तो इतनी मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी जिसपे रुबिया सईद को ही अगवा कर लिया गया गृह मंत्री होते हुए। तो ऐसी बातें ना करना बेहतर है। और जहां तक की बात है जम्मू एवं कश्मीर के विकास की, आप ये देखिए कि टूरिज्म ऑल टाइम हाई चल रहा है। क्यों हाई चल रहा है? क्योंकि लोग कंपैरेटिवली सेफ फील कर रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जो तिवारी जी ने बोले ना कि अब जो है वो आतंकवाद इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि वो व्यक्ति विशेष को टारगेट करने लगा है। वो सुरक्षा टूरिज्म में वहां की आवाम की भी इच्छा है, चूंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां के जो लोग हैं उनकी आमदनी होगी, उसकी वजह से भी है एक कारण। वहां स्थायी बसने वाला सुरक्षित नहीं है, टूरिस्ट जरूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो
या सुरक्षा मुहैया कराने का हो। दूसरी बात एक बार वो देखिए ना अब कि 370 जब तक थी तब तक हमेशा एक कैलेंडर निकला करता था हड़ताल का, वो हड़तालें बंद हुई कि नहीं हुई हैं? ये मोदी सरकार की वजह से और गृह मंत्री अमित शाह जी के वजह से ही आप देख रहे हो ना कि हड़तालों का जो कैलेंडर निकला करता था वो खत्म हो गया। आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ है जो अलगाववाद की बात करती थी? तो आप ये देखिए कि ये बहुत कुछ परिवर्तन किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, वो भी होगा। चलिए चलिए जितेंद्र जी, बहुत थोड़ा संक्षेप में फिर सुनील जी से अंत में जानना चाहेंगे और अपने रक्षा विशेषज्ञ कि आखिर एक इस समाधान क्या है। क्या धारा 370 की धाराएं 35 का हटनी चाहिए या लगी रहनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए थी जी, और लगातार बहुत सारी धाराएं इसमें हटी हैं जी, इसमें कंडिकाएं हटी हैं। सवाल इस बात को लेके नहीं, सवाल इस बात को है कि अनुपम तिवारी जी की बात को मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि एक आतंकवादी घाटी में बचा है और 2 और बचे, एक कमांडर बचा है और 2 और बताए उन्होंने, कुछ लोग बचे हैं। यही बात अजय डोभाल कह रहे हैं और यही बात गृह मंत्री कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में आतंकवाद की समस्या खत्म हो चुकी, आतंकवादी बचे नहीं, सब इन्होंने नहीं, वो ये कह रहे हैं 134 एक्टिव वो भी आतंकवादी है। अभी तो वो एक कह रहे हैं, नहीं वो एक कमांडर कह रहे हैं, कमांडर कई आतंकवादी। अब इनको 2 साल का समय चाहिए, आतंकवाद को ये जड़ से मिटा देंगे कश्मीर के अंदर से। यही प्रधानमंत्री चाहते, यही गृह मंत्री चाहते। 2024 का चुनाव इस हालात में जिता दो, फिर समस्या कश्मीर की देख लेंगे बाद में। देखिए अनुपम जी किसी पार्टी से नहीं है, हम अनुपम जी की बात नहीं कर रहे, हम तो अनुपम जी के बयान को प्रधानमंत्री जी के बयान से जोड़ के देख रहे हैं। वो भी 2 साल का समय मांग रहे हैं, उन्होंने भी 100 दिन का नोटबंदी में समय मांगा था। वो 2 साल में चुनाव हो जाएंगे, 2024 में सरकार बना ली। खैर चलिए उस बात को नहीं कर रहे। मेरा ये कहना है कि आज जो माहौल कश्मीर में चाहिए, या तो दंड, आज महबूबा मुफ्ती को अंदर कर दीजिए, सारी समस्या सुलझ जाएंगी। जब रूबिया शहीद, अरे इस देश ने लाखों कुर्बानियां दी हैं, अगर एक रूबिया शहीद की कुर्बानी हो जाती तो कम से कम आतंकवादियों को समझ में आ जाता कि देश की सरकार झुकेगी नहीं। आप कम समझौते पे समझौता कर रहे हो, कह रहे हो चीन अंदर नहीं आया, चीन को लाल आंख करके देखना चाहिए, चीन के प्रधानमंत्री को झूला झूला रहे हो आप ISI के लोगों को अपने कश्मीर में बात मैं बता रहा हूँ, कश्मीर की तो बता रहा हूँ मैं आपको। ISI के संगठन, पुलवामा की जांच हो रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, करगिल की रिपोर्ट नहीं आई, अब इसकी जांच करेंगे और इसकी रिपोर्ट नहीं आई। कुर्बान होना चाहिए था कि नहीं होना था? क्या नहीं, फारूक साहब से पूछिए ना कि अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जितेंद्र जी बोल रहे हैं कि एक और रूबिया शहीद को कुर्बान हो जाती, कौन सी बड़ी बात थी? फारूक साहब से पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आपकी सरकार में थे गृह मंत्री, आपके दबाव में थे गृह मंत्री, आपने कश्मीर में सरकार बनाई, महबूबा मुफ्ती के साथ बनाई, जो 2 झंडे की वकालत करती है, जो पाकिस्तान को अलग, कश्मीर को अलग करने की बात कहती है। आपका क्या फारूक साहब से सवाल पूछोगे? सवाल आप पे बनता है। आप ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाते हैं जो अलगाववाद की बात करते हैं। चलिए एक मिनट हमारे साथ सुनिए, आप अलगाववादी हैं। सुनील जी आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आपसे एक सवाल हमारा आपके साथ ये है कि क्या धारा 35 का जो हटा दी गई है वो फिर से लगनी चाहिए तो अमन चैन हो जाएगा वहां? देखिए सर, वो हटना था, वो हट गई जी। दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं लाएगी। धारा 35 का हट गई जो है जी सुनिए, दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं लाएगी। अब हमारे JK-UT के जो सियासतदान है, अब ये लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को कि वो वापस आएगा। दैट इज ए टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि ये खाली जो है कि मतलब जम्मू कश्मीर की बात है, पूरे देश का जो उस समय पार्लियामेंट था उसने फाइनल करके इसको खदेड़ दिया। अब उसकी बात तो सर अलग है, लेकिन मेरा घोंसला कब मुझे वापस मिलेगा? 32-33 साल, जैसे हमारे अनुपम खेर जी कह रहे थे 25 साल से जो है विस्थापित है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 33 साल हो गए जो है क्या कश्मीरी पंडित को घर से बेघर। कब तक इसको अपना घोंसला मिलेगा? अभी हमारे आर्मी के कुछ कैप्टन साहब कह रहे थे कि 2 साल और लगे, मैं कह रहा हूँ 5 साल लग जाए, लेकिन इस कश्मीरी पंडित का घोंसला कब वापस मिलेगा? क्योंकि भगवान के नीचे सरकार होती है, वो आज की डेट में हमारी सरकार है, BJP है। ये हमें कब तक जो आश्वासन देगी कि हम आपको कश्मीर घाटी में वापस बसाएंगे? दूसरी बात, अभी जो इतनी टारगेट किलिंग हो रहे हैं, क्या आप इस चीज को श्योरिटी दे रहे कि आगे नहीं होगी जी? तीसरी बात, जो इस समय
पीएम के जो एम्प्लॉय जो है उनको आपने सैलरी बंद कर रखी है 6 महीने से। क्या ये कोई जस्टिस है? क्या ये कोई डेमोक्रेसी है? तीसरी बात, जितने भी आपने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब पैकेज दी थी, ये दिया था एक घर का एक एम्प्लॉय, जिसके साथ जो है कश्मीर की जो है साथ साथ जो वापसी भी होगी। एक ब्रिज जो था जो बना रहे थे, जो मैं आपसे अभी पहले बोल रहा था, ये कब तक कंप्लीट होगा? क्योंकि टीवी पर जो भाषणबाजी बहुत चलती रही है, सरकारें आती गई जाती रही, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं है। मैं आपके माध्यम से अपने यहाँ पर जो बीजेपी जो प्रवक्ता है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा, जो हमारे साथ और एक पैनलिस्ट थे कि जो कह रहे थे कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहता है। आज भी हम कश्मीरी पंडित है, हमने अभी तक भी जो है एक जमीन का टुकड़ा नहीं बेचा। श्रीमान जी, आप जरा किसी को भेज दीजिए कश्मीर में, आप देख लीजिए। ये आप क्या कह ले रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही, बहुत जो विदेश में बस गए हैं, जो यहाँ मध्य प्रदेश में है, संपन्न हो चुके हैं। कितने परसेंट है सर? सर कितने परसेंट है वो? कितने परसेंट है वो? मात्र जो है 5% हो गया, वो मात्र 5% हो गया। आप उनको काउंट मत कीजिए इसमें। मैक्सिमम 95% जो है कश्मीरी पंडित चाहता है कि मैं कश्मीर वापस जाऊं, क्योंकि वो मेरी मातृभूमि है, मेरे देश की मातृभूमि है। मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ सर? हाउ कैन इट पॉसिबल? आप मुझे कैसे जीते जी जो आप उसको छोड़ दो? वो तो सर इम्पॉसिबल है। लेकिन वहां का माहौल जो है सरकार का फर्ज बनता है वो ठीक करना है। चाहे कोई भी सरकार हो, हमें किसी सरकार से पर्टिकुलरली किसी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी आए कि जो हमारा पूर्णवास वापस लाए, जो हमारी बहबूती वहां पर दे, ताकि जो हमारा भी जो है जनजीवन जो आम शहरी की तरह जो जैसे हमारे देश में बाकी शहरियों का जो है क्या जनजीवन चल रहा है वैसे भी हमारा चले। इवन और भी एक चीज है सर, आए दिन जो है हम कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो है कुछ न कुछ जो है नया नया चीज लागू किया जाता है। आपको मैं थोड़ा सा इस चीज से हट के आ रहा हूँ, थोड़ा समय कम है सुनील जी, समय कम है। यकीन नहीं करोगे सर, आप यकीन नहीं करोगे सर, अभी पीछे 4 महीने के बाद जो हमें राशन रिस्टोर किया गया, ये बीजेपी का देन है हमें। क्योंकि मैं तो बीजेपी को ही बोलूंगा क्योंकि हमारी सरकार है, इससे नहीं बोलूंगा कांग्रेस से मैं गिला नहीं कर सकता हूँ, टीडीपी से मैं गिला नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरी सरकार है मैं उससे ही कह सकता हूँ। अच्छा सर, आटा जो है हम लोग जो है खाते हैं, उसको जो है बंद किया गया है, क्यों? जबकि पूरे देश को मिलता है। जबकि हम लोग सर वो लोग हैं, जब 5 किलो जब जो है पूरे देश में मिलता था सबको कोविड काल में, हमने उसको रिफ्यूज किया। सर हमें नहीं चाहिए, हमें जो मिल रहा है हमें उसमें ठीक है, हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा कुछ। मतलब हमारा पैसा है, ये सही जगह पर चलना चाहिए। आज के डेट में भी अब जो है बीजेपी को भी जो है 7 साल 8 साल हो गए। ये मुझे बता दे इन्होंने कौन सा काम किया कश्मीरी पंडितों के लिए? इवन कश्मीर में इतने कवाटर्स है जो भी है वो पुराने सरकार के, अभी तक इन्होंने एक भी इंच का कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, अब सुनील जी समय हमारा समाप्त हो गया है, चूंकि एक हम लोगों की सीमाएं होती हैं, समय जितना निर्धारित होता है अपने चैनल में उतने में ही सीमित रहते हैं। अनुपम जी, आपसे अंतिम सवाल ये करना चाह रहे हैं कि क्या, जैसा कि कह रहे हैं सुमित जी कि हमारा घोंसला कब मिलेगा, यानी अपने घर बार, अपनी जायदाद, अपने खेत, अपने सेव के बागान, कब वो 90 के पहले जो स्थिति थी वो कभी आ पाएगी? क्या आपको लगता है? बहुत संक्षेप में। त्रिपाठी जी, मैं सैनिक रहा हूं इसलिए मैं आशावादी भी हूं, और मुझे पूरी आशा है कि सरकार जिस तरह से अपनी रूपरेखा बना रही है, वक्त थोड़ा बहुत लगेगा। 2 साल का जो मैं बोल रहा हूँ, 2 साल मेरे शब्द नहीं है, वो एडीजी पुलिस कश्मीर के शब्द है कि 2 साल के अंदर वो लगभग वहां से आतंकवाद को खत्म कर देंगे। रही बात घोंसलों को बसाने की, तो बेशक सुनील जी की बात पर दम है कि जब तक वहां पर एक समरसता नहीं आ जाती, जब तक वहां पे दोनों तरह की आवामों के बीच में एक प्रेम भाव नहीं हो जाता, वो पुल नहीं बन जाता जिसके टूट जाने की वो बात कर रहे हैं, तब तक वहां पे चीजें मुश्किल रहेंगी। लेकिन इसके लिए कश्मीरियों को खुद पहल करनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सुरक्षा एजेंसियां हर चीज को देख रही हैं, दर्ज कर रही हैं। लेकिन अनुपम जी, बाहर के विदेशी ताकतें, जो विदेशी आतंकवादी हैं 83 134 में से, उनको तो ठीक है रोक लेंगे, लेकिन जो घर के हैं, एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाबे, तो घर के जो इंचामन हैं अभी वो तो और पैदा करते जाएंगे। थोड़ा संक्षेप में। त्रिपाठी जी, वो 51 को भी एलिमिनेट किया जाएगा। आप अपनी सेनाओं के ऊपर भरोसा रखिए कम से कम, और आपकी सेनाएं बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। बस इस कोऑर्डिनेशन को आप डिस्टर्ब मत करिए। और जैसे मेरा अपनी सरकार से अपेक्षा है
गुलरेज जी के माध्यम से मैं बीजेपी की सरकार से भी एक आशा करता हूं कि वो सुनेंगे मेरी बात और इस कोऑर्डिनेशन को थोड़ी दिन और बने रहने दीजिए। सेनाएं अपना काम बहुत बेहतरी से कर रही हैं। आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जिस टेरर मॉड्यूल की जो नया पैदा हुआ, जो टारगेट किलिंग कर रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सूचनाएं लीक हुई, दरअसल उनका काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो सूचनाएं लीक करवाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि अनरेस्ट पैदा हो। टारगेट किलिंग के बहाने वो कश्मीर के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं और ये चीजें भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने रडार पर रखे हुए हैं। इनको फंडिंग कहां से हो रही है? देखिए आप टर्की तक के लिंक इनके निकले हैं टीआरएफ के, द रेजिस्टेंस फोर्स के। टर्की में जो वहां के राष्ट्रपति एर्डोगान, उनके खुद के पुत्र इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। देखिए आप सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भरोसा रखिए, आपकी इंटेलिजेंस बेहतर तरीके से काम कर रही है और ये सारे लिंक ढूंढ के निकाले जाएंगे और जब लिंक निकलेंगे तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर सामने आएंगे कि कौन कौन इनमें इन्वॉल्व है। बस इस प्रक्रिया को अभी रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, चूंकि समय समाप्त हो रहा, नहीं तो अग्निहोत्री जी आपसे और श्रीवास्तव जी से अंतिम टिप्पणी जरूर लेना था, समय मेरा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज जी आपका, जितेंद्र जी आपका, फारूक जी आपका, सुनील जी आपका, अनुपम जी आपका, अग्निहोत्री जी और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कश्मीरी पंडितों के दर्द की दास्ता पर बहस तो जोर शोर से होती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ही कहीं न कहीं सेंधमारी हो रही। पिछले दिनों इसी मुद्दे पर निर्मित हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी काफ़ी सुर्खियों में रही। सिनेमा हॉल से लेकर सोशल मीडिया तक इस फिल्म पर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का है, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच हमारा सवाल यही है कि आखिर कब सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, कश्मीर में पंडितों की टारगेट किलिंग पर रोक लगा पाने में कामयाब होगी और कब घाटी में एक सुखद एहसास के साथ पंडितों की घाटी में पुनर्बसाहट हो पाएगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब होता ही। नमस्कार।